Hello students, welcome to your channel. Today I am going to teach you chapter number 10, NCERT class 6th, The Banyan Tree. Before you read, have you seen a mongoose? Have you read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake? तो क्या आपने कभी मंगूस देखा है? मंगूस नेवला होता है। और आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है कि एक नेवला स्नेक के साथ लड़ सकता है और उसे मार भी सकता है। Look at the pictures and read the lines given along with them। तो इन फोटोज को देखो और इन लाइनों को पढ़ो। The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India। तो एक नेवले और एक सांप की लड़ाई एक क्लासिक ड्रामा की तरह है जो कि हिंदुस्तान में बहुत देखा जाता है। And the outcome is largely the same। The mongoose is not immune to the venom bite but is faster and quicker in motion than snake। और ये क्या बोलते हैं कि जो इसका रिजल्ट होता है ना वो लगभग सेम ही होता है। जो नेवला होता है वो उसके जहर से इम्यून नहीं होता। इम्यून मतलब बचता। अगर उससे जहर, अगर सांप नेवले को काट ले तो नेवले की मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका जो मोशन होता है ना, जो वो घूमता है, जो वो जब सांप डंक मारता है तो उसके सामने से हट जाता है, वो बहुत तेज है, वो सांप से भी तेज है। द कोबरा assumes a position of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike। तो ये देखो, ये जो पोजीशन है इसकी, ये एक डिफेंसिव पोजीशन होती है। अपने आप को बचाने के लिए जब ये अटैक करता है तो पहले इस पोजीशन में आता है और ये स्ट्राइक मारता है। देखो स्ट्राइक मारेगा ना इस पे। But the quick moving mongoose jump out of reach and comes at snake from another direction। पर ये क्या करता है, ये यहाँ से फट से निकल के इसके पीछे आ जाता है। जब ये डंक मारता है तो इसका मुंह नीचे हो गया है यहाँ पे, और ये हट के इसको पीछे से इसकी गर्दन पकड़ लेगा। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। तो दोबारा जैसे कि स्ट्राइकिंग पोजीशन में आने से पहले ही उसकी गर्दन पे अटैक कर देता है सांप की नेवला। दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक एंड द मंगूस इज फाइनली able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually serving the severing the joints of its vertebrae। तो ये क्या करता है, जो इसके जो जॉइंट्स होते हैं ना इसकी, यहाँ पे वर्टिब्रे बोलते हैं, जो भी पीछे के, जैसे हमारी वर्टिब्रे कॉलम क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। तो ये क्या करता है, इसका जो ये चलने के लिए मूवमेंट्स होती है ना, यहाँ पे होती है इसकी वर्टिब्रे, तो ये इसको यहीं से तोड़ देता है, इधर से, इस जगह से। कर्सर जो घूम रहा है ना, यहाँ पीछे यहाँ मारता है ये इस जगह पे। ठीक है बच्चों। यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री। बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा है ना। दिस इज a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house। तो ये स्टोरी जो है, इस कहानी के जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, वो जब छोटे थे उन्होंने देखा था अपने ग्रैंडफादर के घर पे, उनके घर पे एक बनियन ट्री था, उसके ऊपर चढ़ के इन्होंने इन सब दृश्यों को देखा था। तो ये उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया है। पार्ट 1। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it। तो ये बोलता है कि जो घर है वो, और जो ग्राउंड था वो मेरे ग्रैंडफादर का था, परंतु वो जो बनियन ट्री था वो मेरा था,
क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो 65 ईयर्स ओल्ड हैं और वो उस पर चढ़ नहीं सकते थे. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग to the ground and took roots again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. तो क्या था कि उसकी जो टहनियाँ थी वो नीचे ज़मीन पे लगने के बाद दोबारा उनमें जड़ें आ गई थी और जो ट्विस्टिंग पैसेज बना दिए थे उन्होंने घूम घूम के गोल गोल स्क्विरल टाइप घुमा घुमा के उन्होंने, जैसे मान लीजिए एक टहनी है वो नीचे आके ज़मीन पे लग गई तो उसमें से वापस रूट निकलेंगी तो वो रूट जो है उसी के ऊपर चढ़ेगी. तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि कैसे वो पे दिखता होगा वो नज़ारा उसको. अमंग्स देम वर स्क्विरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज. तो वहाँ पे स्क्विरल्स थी, गिलहरियाँ थी, स्नेल्स थी, बटरफ्लाइज थी. द ट्रीज वॉज ओल्डर द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस. जो पेड़ था वो घर से भी पुराना था. ओल्डर देन ग्रैंड फादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ. और वो दादाजी से भी बूढ़ा था. और देहरादून जितना पुराना देहरादून है वो पेड़ उतना पुराना था. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो. तो मैं क्या कर सकता था, मैं उन ब्रांचेस के पीछे छुप सकता था और उन मोटी मोटी उन थिक बड़े बड़े ग्रीन पत्तों के पीछे लोग छुप के लोगों पे नज़र रख सकता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल. मेरा पहला जो दोस्त था वो छोटा सा एक ग्रे स्क्विरल था. आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू एयर. तो he seemed at first to resent my invasion in his privacy. तो क्या था कि ये वो ऐसे नाक को ऊपर कर कर के एयर को सूंघता था और शुरुआत में उसे पसंद नहीं था कि मैं उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहा हूँ. बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापोल्ट और एयर गन ही बिकेम फ्रेंडली. पर जब उसे पता लगा कि भाई मेरे पास ना तो गुलेल है, कैटापल्ट का मतलब होता है बच्चों गुलेल, या एयर गन है, तो वो मेरा दोस्त बन गया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोरसेल फ्रॉम हैंड. तो जब मैं उसके लिए बिस्किट्स और केक लेके आने लगा तो वो काफ़ी बोल्ड होके मेरा दोस्त टाइप हो गया और वो मेरे हाथ से ही छोटे छोटे पीसेस खाने के लेने लगा. Before long, he was dwelling into my pockets and helping himself to whatever he could find. और कुछ दिनों बाद ही वो अपने आप ही मेरी पॉकेट में घुस जाता और जो उसको चाहिए था वो ले लेता. He was a very young squirrel. वो काफ़ी young squirrel था. And his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. तो उसके जो ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं वो सोचते थे कि ये जो है ये पागल है जो एक ह्यूमन के साथ दोस्ती कर रहा है. इन द स्प्रिंग when the banyan tree was full of small figs, birds of all kind would flock into the branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, manna, and crows squabbling with another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. तो जब स्प्रिंग आता था तो वहाँ पे बहुत तरीके के बर्ड्स आ जाते थे ब्रांचेस में रहने के लिए, जैसे कि बुलबुल और ग्रेडी पैरट, मैना, क्रो और इस टाइप के काफ़ी सारे पेड़ आते थे. और जो बनियन ट्री था वो स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा उसी पे चहल पहल होती थी, नॉइस सबसे ज़्यादा होती थी वहाँ. हालवे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म where I would spend the afternoon when it was not too hot. तो
इसने क्या किया था, उसने वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना लिया था जहाँ पे दोपहर को ये आफ्टरनून में जाके बैठा करता था. आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with a cushion from the living room. और ये जो है वहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकता था, क्योंकि उसने वहाँ एक कुशन भी रख लिया था उस पे, जो उसने फट्टा लगाया था ना वहाँ पे. ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल were some of the books that made up my बनियन ट्री लाइब्रेरी. तो ये कुछ किताबें हैं जो इसने वहाँ पे एज अ लाइब्रेरी रखी थी उस फट्टे के ऊपर. बनियन ट्री पे लाइब्रेरी जो इसने बनाई थी या बैठने की जगह. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. As on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. तो जिस दिन मुझे नहीं पढ़ना होता था उस पे बैठ के, तो मैं वहाँ से नीचे बैठ के दुनिया को देख सकता था. और एक दोपहर को जिस क्लासिक लड़ाई के बारे में हिंदुस्तान में बात की जाती है वो मुझे देखने को मिली, एक नेवले और एक कोबरा की लड़ाई. पार्ट 2. द warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the grandparents, into the house. तो जो गर्म हवाएं लू चल रही थी समर की, उसमें गार्डनर इंक्लूडिंग गार्डनर इनटू द हाउस. ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, गार्डनर. तो जो गर्म हवाएं चल रही थी इसमें सबको अंदर भेज दिया था. इसमें गार्डनर भी, जो माली जो थे, वो भी घर के अंदर चले गए थे. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. तो ये क्या होता है कि इसको नींद आने लगती है दोपहर के वक्त में, तो ये सोचता है कि मैं रामू के साथ जाके पौंड में नहा के आऊँ या फिर मैं क्या करूँ अब. तो फिर एक ये काला, बहुत बड़ा काला कोबरा देखता है, और जो कि कैक्टस से निकल, जो वहाँ पे बहुत सारा झाड़ था कैक्टस का, वहाँ से निकल रहा था. और उसी वक्त एक नेवला भी निकल के आता है जो कि सीधा कोबरा पे अटैक करता है. इन अ क्लियरिंग beneath the banyan tree in bright sunshine they came face to face. और थोड़ी ही देर के अंदर वो सनशाइन के अंदर, जो पूरी धूप निकली हुई थी, तो बनियन ट्री के नीचे वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए. द कोबरा न्यू only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. तो जो कोबरा था उसे ये पता था कि जो ग्रे मंगूस है, जो कि 3 फुट लंबा है, वो बहुत ज़ोरदार फाइटर है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही अग्रेसिव है. परंतु जो कोबरा है वो भी बहुत स्किलफुल है और एक्सपीरियंस फाइटर है. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. ये भी बहुत जल्दी से एक बिजली की गति से डंक मार सकता है. एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंक्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. तो जो इसकी जो थैली होती है ना, जहर की थैली, वो इसके दांत के पीछे होती है, तो उसमें जहर भरा होता है, ये बताया गया है इसमें. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस. और ये चैम्पियंस की लड़ाई होने वाली थी. हिसिंग डिफाइंस. इसमें डिफाइंस का मतलब क्या होता है, रिबेलियन, रेजिस्टेंस. तो ये हिसिंग रेजिस्टेंस जब हुई, हिज फोक्ड टंग
darting in and out. The cobra raised 3 of the 6 feet of the ground. तो ये 6 फुट का कोबरा था, इसमें 3 फुट ये ग्राउंड से ऊपर खड़ा हो गया, मतलब डंक तैयार कर लिया इसने। और इसकी जो जीभ थी वो लब 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 बाहर आ रही थी। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, और उसका जो ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड है ये वाला, इसे फैला लिया। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, द लॉन्ग हेयर ऑफ हिज स्पाइन स्टूड अप। तो इसने भी अपनी टेल के ऊपर खड़ा हो गया और ये भी तैयार हो गया। दो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of arrival of 2 other spectators। तो जो ये लड़ाई करने कॉम्बेटेंट्स का मतलब होता है लड़ाई करने वाले लोग, या जो लड़ाई कर रहे हैं उसमें पार्ट ले रहे हैं वो लोग, उन्हें नहीं पता था कि मैं पेड़ के ऊपर बैठा हूँ, परंतु दो देखने वाले जो दो थे स्पेक्टेटर्स, उनका उन्हें पता लग गया। एक तो थी माइना और एक जंगली क्रो। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome। तो उन्होंने प्रिपरेशन देख लिया इन दोनों ने, क्रो ने और माइना ने, और वो वहाँ कैक्टस के ऊपर बैठ गए जाके। They had been content only to watch, all would have been well with both of them। तो वो लोग तो केवल वहाँ पे देखने के लिए बैठे थे, उनके साथ तो ठीक ही होना था सब कुछ। The cobra stood on the defensive, swagging slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move। तो कोबरा क्या किया, कोबरा ने खड़ा होके धीरे धीरे इधर उधर मूवमेंट करने लगा और ट्राई कर रहा था कि मंगूस कुछ ना कुछ गलती करे। मेस्मराइज मतलब मैजिकल, परसूड मतलब एक जादुई तरीके से वो इधर उधर मूव कर रहा था और चाह रहा था कि मंगूस कुछ गलती करे। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूजेस टू मीट देम। और मंगूस बहुत तेज था, उसे पता था कि जो इसकी चमकदार आंखें हैं इन्हें देखना नहीं है। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक। और उसने क्या किया, कोबरा की गर्दन के ऊपर, हुड मैंने बताया था ना आपको कहाँ पे पोजीशन, वो वहाँ पे जब ये जैसे फन फैलाता है, फन फैलाने में जहाँ से फन की स्टार्टिंग होती है इसने वहाँ पे देखना शुरू किया और इसने फट से वहाँ पे अटैक किया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side। तो जैसे ही इसने अटैक किया मंगूस ने उसके ऊपर कोबरा की, और इसे लगा कि अब मैं कोबरा की रीच में पहुंच गया हूँ, तो ये फट से एक तरफ मूव कर गया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और कोबरा ने तभी एकदम डंक लगाया। परंतु ये देखिए, हिज ग्रेट हुड कम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। और उसका जो जो फन था वो इतना आराम से नीचे, मतलब इतनी अच्छी तरीके से नीचे आया कि जो रीडर जो जो लेखक है उन्हें लगा कि अब तो मंगूज नहीं बचेगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, परंतु मंगूस एकदम एक तरफ कूद गया। एंड darted in as swiftly as cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach। तो इसने क्या किया, एक तरफ कूद के पीछे से स्नेक को बुड़का मारा और फिर एक तरफ कूद गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air। तो जैसे ही कोबरा स्ट्रक हुआ था तो ये क्रो और माइना जो है उसकी तरफ भाग पड़े और एक दूसरे से आपस में टकरा गए। श्रिंकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न्ड टू द कैक्टस प्लांट, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड
ग्लिस्टन ऑन दी कोबरास बैक। और इनकी जो इंसल्ट हुई थी, जो ये दोनों माइना और क्रो, ये जो गिर गए थे बीच रास्ते में ही हवा में एक दूसरे से टकरा के, चुपचाप वापस आके कैक्टस के प्लांट पे बैठ गए और कुछ बूंदे, ग्लिस्टन का मतलब दिखते को शोन, कुछ बूंदे कोबरा खून की वो उसकी कमर पे नजर आने लगी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, तो कोबरा ने अटैक किया और मिस कर गया। अगेन द मंगूस स्प्रैंग असाइड, और मंगूस फिर एक तरफ हट गया। जंप्ड इन एंड बिट, और कूदा और काटा। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, और दोबारा जो बर्ड्स हैं वो फिर उसकी स्नेक की तरफ कूदे। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, और फिर एक दूसरे से टकरा गए। एंड रिटर्न श्रिंकिंग ऑन द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और दोबारा से कैक्टस पे आके बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, तो जो तीसरा राउंड था वो पहले राउंड की तरह ही हुआ, परंतु इसमें एक ट्विस्ट आया। द क्रो एंड माइना, स्टिल determined टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark। तो क्या हुआ कि अब की बार एक कूद तो गए, लेकिन एक दूसरे के साथ इन्होंने अब की बार नहीं टकराए, और इन्हें जहाँ जाना था वहाँ भी ये मिस कर गए जाना, मतलब जहाँ इन्होंने निशाना बनाया था। द माइना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स पर्च, तो माइना तो वहाँ पहुँच गई वापस, बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप in the mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his back and struck with great force, his snout thundering against the crow's body। तो क्या हुआ, ये मायना तो बच के निकल गई, वापस चलेगी, परंतु जब ये क्रो क्या हुआ, जब ये क्रो ऐसे आया ना, तो ये वापस जाना चाह रहा था हवा में। तभी वापस जाने से पहले ही इस कोबरा ने इसे डंक मार दिए। ठीक है, स्नाउट का मतलब होता है द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, तो ये नोज एंड माउथ इसके। विप्ड बैक, मूव बैक सडनली, एकदम से पीछे हटना। कोबरा विप्ड हिज हेड, एकदम पीछे हटाया उसने अपने हेड को। एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, और पूरी ताकत के साथ अपना मुंह और नाक जो है क्रो की बॉडी के अगेंस्ट, मतलब वही है, इसने अटैक किया यहाँ पे इसको और मार दिया। आई सॉ द बर्ड फ्लंज नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, और मैंने देखा कि वो 20 फुट जाके गिरा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल्ड, और कुछ देर ये फड़फड़ाया और शांत हो गया। देन ले स्टिल, मतलब शांत पड़ गया। द माइना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, और माइना जो है वो कैक्टस प्लांट पे ही रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूस रिटर्न्ड द फाइट वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, और इसने जब दोबारा से मंगूस और स्नेक लड़ने लगे तो इसने निश्चय किया कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मंगूस वॉकिंग fearlessly up to it, raised himself on his short legs, and with a lightning snap had the big snake by the snout। तो इस जो स्नेक था वो कमज़ोर पड़ गया और थक गया, और मंगूस जो है वो अब बिल्कुल आराम से आसानी से उस तक जाता था और उसको काटता था, तेज़ एकदम लाइटनिंग स्पीड से, क्योंकि ये तो थका नहीं और स्नेक थक गया, और ये भाग के बार बार उसकी स्नाउट, वही उसकी गर्दन और नाक के पास वाला हिस्सा, उसका फन पकड़ता था। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself
about the mongoose but to no avail। तो इसने क्या किया था, इसने उसको पकड़ा ना तो दांत से उसकी गर्दन पकड़ ली, तो कोबरा ने मंगूस के चारों तरफ लपेटा लगा दिया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं है। द लिटिल फेलो hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes। तो जैसे उसने लपेटा लगाया तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ देर के बाद सांप मर गया और इसने क्या किया, उसको खींचता हुआ उसकी जैसे गर्दन से ही पकड़ के चुपचाप उसको झाड़ियों में लेके चला गया, क्योंकि मर चुका था वो। द माइना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrilly cry of congratulation flew away। तो मैना क्या किया, नीचे आई ग्राउंड पे और उन बुशिश के अंदर देखा, एक सेफ डिस्टेंस है जहाँ पे मंगूस जो है सांप को ले गया था। देखने के बाद वहाँ से कंग्रेचुलेशंस करके उड़ गई। तो बच्चों ये आपका लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी क्लास 6 का। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी सारी एनसीईआरटी को आप बार बार पढ़ेंगे, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा आने वाले वक्त में जब आप और चीज़ें देखेंगे जीवन में। चलिए बच्चों, बहुत सारा प्यार आप सबको। जय हिंद, वंदे मातरम।